गुड इवनिंग बच्चों। तो आपका बच्चों ये जो सीआरटी टेस्ट का पेपर है जो आज हुआ है, ये आज आप लोग को डिस्कशन में हम लोग करते हैं डिस्कशन इसका बहुत अच्छे से। ग्रेविटेशन लेसन है और बच्चों ग्रेविटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी है। तो ग्रेविटेशन में जो क्वेश्चंस आए हैं वो हम लोग देखते हैं, उसका डिस्कशन करते हैं। सिंपल है और सर के इस अधिकार को पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, इस मिशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन आज पहला ये था, इफ मास ऑफ अर्थ इज m, रेडियस r, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, तो वर्क डन टेक 1 kg मास फ्रॉम सरफेस टू अर्थ सरफेस टू इंफिनिटी। जैसे ये मान लो अर्थ का सरफेस है, सपोज दैट बच्चों ये अर्थ है, अर्थ की रेडियस r है, ये सरफेस है। अब इस मास को हमें यहां से कहां ले जाना है, इनफाइनाइट पे। तो बेटा यहां से यहां तक जो ले जाने में वर्क होगा, तो वर्क हमेशा जानते हो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो वर्क डन हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर इनफाइनाइट पे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, मालूम होना चाहिए। फार्मूला होता है G(m)/r, तो r रख देंगे, इनफाइनाइट 0 आ जाएगा। इनिशियल यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगी, वैल्यू रखो बच्चों, तो वर्क डन मिलेगा फाइनल 0 माइनस, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिख दो G(m)/r। मास कितना दिया है देखो, ये 1 kg है, तो m की जगह 1 रख देंगे, तो वर्क डन आ जाएगा प्लस में G(m)/r। तो यानी कि सेकेंड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस escapes from surface of planet because it acquires escape velocity. The escape velocity will depend on which of following factor. escape velocity किस पर डिपेंड करती है? escape velocity का फॉर्मूला होता है √2gm/r। escape velocity मास अर्थ के और रेडियस पे डिपेंड करती है। तो मास पे डिपेंड करती है, रेडियस पे डिपेंड करती है, तो पहला और चौथा हो गया। टेम्परेचर और पार्टिकल के मास पे डिपेंड नहीं करती है बेटा। इसके बाद फॉर ए पार्टिकल मूविंग इन ऑर्बिट अराउंड अर्थ द रेशियो ऑफ काइनेटिक टू पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है G(m)/2r। पोटेंशियल होता है G(m)/r, डिवाइड कर दो। तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी रेशियो निकालना है तो माइनस हटा देंगे। काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव रहती है और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, तो माइनस हटा दो तो ये 1/2 आ जाएगा। इससे बच्चों सेकंड ऑप्शन राइट ऑप्शन बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑन सर्टेन प्लैनेट इज 2 km/s। प्लैनेट पर एस्केप वेलोसिटी 2 है, तो वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल स्पीड सैटेलाइट क्लोजिंग टू सरफेस निकालना है। तो बच्चों इसमें हमें मालूम है एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में ये फार्मूला होता है, ये हो गई 2, ये √2 हो गया, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या निकल आई 2/√2, यानी कि आ जाएगा √2 km/s। तो इससे हम लोगों को थर्ड आंसर मिल गया बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है सपोज रेडियस ऑफ मून्स ऑर्बिट अराउंड अर्थ डबल, तो पीरियड अराउंड द अर्थ विल बिकम, यानी कि मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, तो उसमें जो ये रेडियस है वो डबल हो रही है। तो इसमें बच्चों कैपलर्स लॉ लगाएंगे, T² प्रोपोर्शनल टू R³, तो ये हो जाएगा T1/T2 इज इक्वल टू R1/R2 का पावर 3/2। अच्छा, T1/T2, R1 रेडियस डबल हो रही यानी कि इनिशियल R है, तो डबल हो करके कितनी हो गई 2R की होल पावर 3/2। R कैंसिल हो गया, तो T2 आ जाएगा 2 की पावर 3/2 T1, यानी कि 2 की पावर 3/2 टाइम्स आ जाएगा, 2 टू दी पावर 3/2 टाइम्स। तो ये फोर्थ आंसर इसका मैच कर रहा है बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। कह रहा है कि ए सैटेलाइट ऑर्बिट्स अर्थ एट हाइट ऑफ 400 किलोमीटर अबव द सरफेस
हाउ मच एनर्जी मस्ट बी एक्सपेंडेड टू रॉकेट फॉर सैटेलाइट टू कम आउट ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस गिवन दैट द मास ऑफ सैटेलाइट इतना है। ये अच्छा क्वेश्चन है। जैसे ये मान लेते हैं कि ये अर्थ है और हाइट कितनी है 400 किलोमीटर। तो इतने किलोमीटर की हाइट पर कोई रॉकेट है, इस रॉकेट को कितनी एनर्जी दी जाए तो ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर निकल जाए। ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस का मतलब होता है ये इनफाइनाइट पे चला जाए। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में इस एनर्जी को, दी गई एनर्जी को हम लोग बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं एक तरीके से। यानी कि अगर इस एनर्जी रॉकेट को हम इतनी एनर्जी दे इनफाइनाइट पे चला जाए तो इसमें जो एनर्जी गिवन होगी वो जो टोटल एनर्जी होती है उसका पॉजिटिव पार्ट कर देंगे। यानी कि पॉजिटिव एनर्जी जो टोटल होगी वो अगर देंगे तो इनफाइनाइट पे चला जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट पे टोटल एनर्जी 0 होती है। तो इनफाइनाइट पे जाने के लिए एनर्जी हो जाएगी प्लस में GMEM अपॉन 2 RE प्लस H। H हाइट हो गई, RE रेडियस हो गई। इसको रख दो, सॉल्व कर लो। G की वैल्यू रख दो 6.67 10⁻11। मास ऑफ अर्थ गिवन है 6 × 10⁻24 और रॉकेट का भी मास गिवन है। कहां पे है भाई, देखो रॉकेट गिवन दैट मास ऑफ सैटेलाइट मतलब ये हो गया 200 kg। तो रेडियस ऑफ अर्थ हो गया 6400 किलोमीटर और प्लस 400 किलोमीटर हाइट हो गई। मीटर में चेंज कर लो किलोमीटर को 10³ इसको सॉल्व करो बच्चों तो ये अबाउट आ जाएगा 5.89 10⁻9 जूल। मतलब ये आंसर तुम्हारा लगभग मैच कर जाएगा। थोड़ा बहुत किसी किसी का 5 पॉइंट हल्का फुल्का इधर होगा 8-9 से, तो ये आंसर तुम्हारा मैच हो जाएगा बच्चों। आंसर सेकेंड आ गया, केवल वैल्यू रख करके सॉल्व करना है। आगे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल ऑफ इक्वल मासेस प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड L। देखो बेटा यहां पर ये बोला गया ये स्क्वायर है, स्क्वायर के कॉर्नर पर मास रखे गए हैं, स्क्वायर की साइड L है। अब इनकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, सिस्टम की निकालनी है। जब सिस्टम की एनर्जी निकालनी होती है तो जितने भी हमें मास दिख रहे हैं सबके लिए हम लोग बच्चों सबके पेयर बना के एनर्जी निकालते हैं। पेयर का मतलब ये होता है जैसे इन दोनों के बीच निकालना है, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच। तो ये 4 पेयर बनेंगे जो साइड में मास रखे गए हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी साइड वाले मास की निकलेगी 4 पेयर बनेंगे। और देखो ये मास आपस में डायगोनल पे हैं तो 2 पेयर डायगोनल वाले बनेंगे। यानी कि मास के जितने भी पेयर बन सकते हैं इधर उधर से वो सब हमें बनाने हैं, उसको ऐड कर देना है, यही आंसर आ जाएगा। तो अब यहां पर देखो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी -G m1 m2 m स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितनी हो गई साइड L और माइनस में। अब यहां पर ये जो डायगोनल हो जाएगा L√2 हो जाएगा तो Gm स्क्वायर बाई R L√2 हो जाएगा। यहां पर ये 4 बनेंगे और यहां पर डायगोनल में 2 पेयर बनेंगे तो मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे। तो यहां पर ये आया -4, ये -Gm स्क्वायर बाई L तो कॉमन ले लो तो ये 4 हो गया और ये √2 का करेंगे तो √2 बचेगा। तो ये आ जाएगा -Gm स्क्वायर बाई L 4। √2 की वैल्यू 1.4 होती है, ये माइनस में आ गया 5.4 Gm स्क्वायर बाई L। ये ऑप्शन कौन सा मिल गया, पहला ऑप्शन बच्चों मिल गया। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नोट कर लो बच्चों। नेक्स्ट, द टोटल एनर्जी सैटेलाइट हाइट एज सरफेस ऑफ अर्थ गिवन इज। टोटल एनर्जी का तो फार्मूला ही होता है बेटा माइनस में GMEM अपॉन 2R और R को ऑर्बिटल रेडियस बोलते हैं।
तो जो ऑर्बिटल रेडियस होती है वो RE प्लस H होती है और 2, ये आंसर आ गया। ये तुम्हारा फोर्थ ऑप्शन मैच कर रहा है। नाइन्थ देखो क्वेश्चन, escape speed from surface of a does not depend upon angle of projection। बच्चों देखो escape velocity का फॉर्मूला होता है √2gme/re। तो यहां पर मास और रेडियस पे डिपेंड करता है और साथ में दूसरा फॉर्मूला होता है √2gre। तो g पर भी डिपेंड करता है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा कहीं नहीं आ रहा, किस एंगल पे पार्टिकल को फेंके कि वो इनफाइनाइट पे चला जाए, इस पे थीटा पे डिपेंड नहीं करता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ये क्वेश्चन आईआईटी तक में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कंजर्वेटिव होते हैं बच्चों। जो फोर्स ये होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। इसके बाद आता है टू प्लैनेट मास m1 m2 डिस्टेंस r फ्रॉम ईच अदर। ये प्लैनेट का मास m1 है, ये प्लैनेट का मास m2 है, बीच की डिस्टेंस r है। व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी सैटेलाइट मास एंड प्रोजेक्टेड फ्रॉम मिड पॉइंट। एक यहां पर सैटेलाइट है, उसको हमें इनफाइनाइट पे भेजना है, एस्केप वेलोसिटी देना है, तो कितनी स्पीड देनी चाहिए मिड पॉइंट से। अब देखो बेटा, अगर ये मास यहां पे m रखा हुआ है तो अभी हमने बताया था इनफाइनाइट पे भेजने के लिए जो यहां टोटल एनर्जी होती है उसका माइनस कर देते हैं, उतनी एनर्जी देंगे तो वो इनफाइनाइट पे चला जाएगा। तो यहां टोटल एनर्जी चूंकि रखा हुआ है तो केवल पोटेंशियल होगी, तो यहां पर टोटल एनर्जी केवल पोटेंशियल होगी। तो पोटेंशियल निकालो। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों प्लेनेट के साथ निकालेंगे तो ये डिस्टेंस r/2 हो गई, ये भी r/2 हो गई, ये मिल गया -g m1m/r/2 और -g m1m/m2। अब m2 हो जाएगा m2 के साथ r/2। अब बाहर फेंकने के लिए जो एनर्जी देंगे, तो बाहर फेंकने के लिए मान लो बाइंडिंग एनर्जी हो गई, इसी को बोलते हैं, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो प्लस में अभी ये बाउंडेड है, अब बाउंडेड से छुड़ाने के लिए बाहर भेज रहे हैं तो प्लस हो जाता है ये, और ये 2 ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 2gm/r, अंदर मिलेगा m1 + m2। अच्छा मान लो चूंकि स्पीड पूछा है तो मान लो यहां पर इसको हम स्पीड ve दे रहे हैं, तो यहां पर कितनी एनर्जी देंगे, ½ mv²। ये ½ mv² एनर्जी देने से इनफाइनाइट पे जा रहा है और ये भी एनर्जी देने से इनफाइनाइट पे जा रहा है, तो इसकी जगह लिख सकते हैं ½ mv² 2gm/r m1 + m2। स्मॉल m कैंसिल हो गया, 2 इधर ले जाओ तो v आ जाएगा 2, 2 2 जा 4 बाहर निकल आएगा, अंदर मिल जाएगा g/r m1 + m2। तो ये आंसर कौन सा मैच कर रहा है, सेकंड ऑप्शन बच्चों मैच कर रहा है, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, इन considering motion of object under gravitational influence of another object, which of following quantity conserve। देखो बेटा, जब कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में मोशन करता है तो उसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, टोटल एनर्जी कंजर्व होती है। लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होता है क्योंकि चक्कर ये उसकी स्पीड, जैसे कोई ऑब्जेक्ट अगर करेगा तो स्पीड उसकी चेंज हो सकती है, स्पीड से ये कंजर्व नहीं होगा, तो ये दोनों कंजर्व होंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा बोथ ए एंड बी। फोर्थ आंसर इसका बच्चों मिलेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव बॉडी ऑफ मास एम फ्रॉम ऑर्बिट रेडियस 2r to 3r। मतलब इसमें यह बोला गया एक ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, मूव नहीं कर रहा, 2r रेडियस है और इसको यहां पर जाना है 3r पे, तो एनर्जी यहां से यहां तक जाने में क्या होगा, तो ये एनर्जी भाई वर्क डन हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अभी बताया था, तो ये फाइनल माइनस इनिशियल एनर्जी, ये वर्क डन हो जाएगा। तो फाइनल हो जाएगा माइनस पोटेंशियल होता है GMM अपॉन फाइनल में कितना आ जाएगा, 3r आ जाएगा, 2r से 3r पे जाना है बच्चों, और
और ये आ जाएगा माइनस जी एम एम बाई 2r, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसको अगर हम मैग्नीट्यूड सॉल्व कर लेंगे तो जी एम एम बाहर आ जाएगा, तो 2 और माइनस 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, नीचे 6r आ जाएगा। तो जी एम आएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 6r, सॉल्व करने पर आ जाएगा। ये फोर्थ ऑप्शन बच्चों मैच कर जाएगा। नेक्स्ट देखो, if radius of planet is r and density rho, the escape velocity from surface, देखो escape velocity क्या होता है, अंडर रूट 2gm बाई r, है ना। अब यहां पर डेंसिटी के टर्म्स में तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, और डेंसिटी कितना हो जाएगा रो, है ना। एक r यहां से कैंसिल होगा, r स्क्वायर, तो 2g 4/3 पाई कांस्टेंट है, ये r स्क्वायर r बाहर निकलेगा और रो अंडर रूट के अंदर बना रहेगा, तो r ई रूट रो, r रूट रो, ये सेकंड ऑप्शन आ जाएगा बच्चों। ये 14th क्वेश्चन हो गया, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, एट व्हाट हाइट ग्रेविटेशनल फील्ड reduces by 75% the gravitational field surface of earth। देखो ये मान लो अर्थ है, इसका ये सरफेस है, कितनी हाइट पहुंचने पर फील्ड 75% यहां का कम हो जाएगा, तो यहां पे I1 मान लो, यहां पर I2 मान लो फील्ड भाई, है ना। तो अब I2 वहां पर 75% कम हो जाएगा, तो I2 I1 का बचेगा कितना, 25% बचेगा भाई, 75% कम हो गया, 25% बचा। ये रेडियस को r मान लो, ये h हो गया, तो I2 हो जाएगा gm अपॉन r स्क्वायर, r प्लस h का स्क्वायर, ये 1/4 I1 हो जाएगा gm बाई r। तुम्हें हाइट निकालना है, कैंसिल हो गया ये r स्क्वायर, अंडर रूट ले लो, r प्लस 2r आ जाएगा, तो h बराबर कितना आ गया, r आ गया, आंसर आ गया भैया। नेक्स्ट, वेयर विल प्रॉफिटेबल टू परचेज 1 kg शुगर। देखो बच्चों, शुगर अगर 1 kg हम परचेज कर रहे हैं तो कहां प्रॉफिट होगा। देखो ऐसा होता है जैसे ये इक्वेटर होता है और ये पोल्स होते हैं, पोल्स, ये इक्वेटर होता है, पोल्स पे जी की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, ग्रेटर देन जी इक्वेटर, इक्वेटर ये है, तो पोल्स पे जी की वैल्यू बहुत होती है, तो जहां जी कम होगा वहां जी जल्दी से वेट को कवर कर देगा, तो वहां प्रॉफिटेबल नहीं होगा। इक्वेटर पे क्या है, जी कम है, तो वेट जब चीनी हम चढ़ाएंगे तो वेट हमें जी को बैलेंस करने के लिए जी ज्यादा चीनी चढ़ाना पड़ेगा, तो इक्वेटर पे जो है शुगर वो ज्यादा आएगी क्योंकि वहां जी कम होता है ना, तो इक्वेटर पे ज्यादा प्रॉफिटेबल है। नेक्स्ट, 4 पार्टिकल ईच ऑफ मास एंड प्लेस्ड ईच कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ए, पोटेंशियल एट सेंटर, सेंटर पर पोटेंशियल निकालना है यहाँ पे, है ना। ये क्या है, साइड ए है, तो अब यहां सेंटर पर पोटेंशियल निकालना है, तो ये डिस्टेंस सबसे आर आर हो जाएगी, तो इसमें ये लगा दो, फार्मूला होता है जी एम नेट, एम नेट का मतलब 4m हो गया और बाई आर हो गया, और हमें मालूम है बच्चों R बराबर होता है a बाई √2, √2 ऊपर चला गया, पोटेंशियल नेगेटिव भी होता है, तो -4√2 gm बाई a, आंसर सेकंड आ गया बच्चों, सेकंड आंसर मिल गया। चलो आगे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ g ऑन सरफेस ऑफ अनदर प्लेनेट हुज मास always रेडियस ट्वाइस ऑफ अर्थ, g की वैल्यू ऐसे प्लेनेट पे निकालना है जहां पर मास और रेडियस डबल हो जाए, तो प्लेनेट लिख लो, तो फार्मूला होता है जी एम बाई आर स्क्वायर, तो m हो गया डबल, r स्क्वायर में रेडियस भी डबल हो गई भैया, तो जीपी मिल गया, 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 gm बाई आर स्क्वायर आ जाएगा, gm बाई आर स्क्वायर अर्थ पे होता है, तो प्लेनेट पे आधा रह जाएगा, जितना जी अर्थ पे होता है उसका हाफ रह जाएगा भैया, ठीक है।
चलो, एट व्हाट हाइट द वैल्यू ऑफ जी हाफ द सरफेस, कितने ऊपर जाने पर जी सरफेस के जी का आधा रह जाएगा। तो फार्मूला ऊपर जाने के लिए होता है जी एच इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। तो जी आधा रह जाएगा तो जी एच जी बाई 2 हो गया, 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर हो गया, जी जी कैंसिल हो गया। ये 1 प्लस एच बाई आर निकालेंगे तो ये अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो h इज इक्वल टू एच बाई आर हो जाएगा, रूट 2 की वैल्यू 1.414 और -1 कर दो तो h बराबर आ जाएगा 0.414 इंटू आर। ये आंसर आ गया थर्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 3 इक्वल मास m kg आर फिक्स्ड एट वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग मास 2m प्लेस्ड एट सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। बोलो बच्चों इसका आंसर क्या होगा। देखो यहां पर ये जो है ये वाला मास इसको इधर खींचेगा, फोर्स F लगाएगा, ये वाला मास इसको खींचेगा, सेम फोर्स लगाएगा, ये मास इसको इधर खींचेगा, सेम फोर्स। अब एक पॉइंट पे 3 फोर्स लगे हैं और सबके बीच का एंगल 120 है। ये कितना कितना एंगल 120 120। तो हमें मालूम है अगर किसी पॉइंट पर इक्वल मैग्नीट्यूड के 3 वेक्टर यानी कि 3 फोर्स हो जिनके बीच का एंगल होना चाहिए 360 बाई नंबर ऑफ वेक्टर। इसका क्या फंडा होता है, वेक्टर में पढ़ा था कि अगर किसी पॉइंट पे यहां पर एंगल 2 पाई बनता है 360 और नंबर ऑफ वेक्टर इक्वल है 3, तो अगर इनके बीच का एंगल 360 बाई 3 यानी कि 120 120 120 है बच्चों, तो यहां पर इन सारे वेक्टर का रिजल्टेंट नेट कितना निकलता है, हमेशा 0 निकलता है। तो ये 0 आंसर मिलेगा, 0। इसके बाद आ जाओ, द वैल्यू ऑफ जी एट प्लेस इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इफ अर्थ श्रिंक यूनिफॉर्मली विदाउट चेंजिंग मास और सेंटर टू हाफ साइज, द वैल्यू ऑफ जी एट द सेम पॉइंट। इस पे ध्यान दो, सेम पॉइंट पे ध्यान दो। अब पॉइंट तो भैया वही है, पॉइंट में कोई चेंज नहीं है, तो जब पॉइंट वही है तो जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बच्चों। पॉइंट अगर बदल जाता तो जी पे इफेक्ट पड़ जाता। तो पहला आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेट ऑफ बॉडी एट सेंटर ऑफ अर्थ। देखो बच्चों ये सेंटर हो गया, अगर हम यहां से डी डेप्थ जाते हैं तो नीचे जाने पर डेप्थ में जाने पर जी की वैल्यू हो जाती है G1 माइनस डी बाई आर। अब चूंकि हम सेंटर पे पहुंच गए यहां पे, तो D बराबर यहां से यहां तक जाने में D रेडियस के बराबर हो जाएगा R बाई आर। R 1 हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया, G 0 तो वेट भी बच्चों 0 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। Period of satellite in circular orbit of radius r0 is t. Period of another satellite circular orbit 4r0 is. तो अब यहाँ पे t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r क्यूब बच्चों लगा दो, सॉल्व कर लो, ये तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएगा। तो यहाँ रेडियस आ रहे हैं, यहाँ 4 गुना हो रहा है, तो अब देखो t ऐसे कर दो, t1 बाई t2 प्रोपोर्शनल टू या इक्वल टू R1 बाई R2 होल पावर 3 बाई 2। T2 निकाल, R0 4R0 3 बाई 2 कैंसिल, तो T2 बराबर आ गया 4, इधर ले जाओ, 4 की पावर 3 बाई 2 T, 1 बाई 2 हो जाएगा 2, ये 8 हो जाएगा, 8 टाइम्स आ जाएगा, 8T आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व करना है। टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम इन सैटेलाइट बच्चों इनफाइनाइट होता है, क्यों? टाइम पीरियड का फॉर्मूला सिंपल पेंडुलम का होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। सैटेलाइट के अंदर जी की वैल्यू 0 होती है, तो अगर हम यहां पर जी की वैल्यू 0 रखेंगे तो समथिंग बाई 0 इनफाइनाइट मिल जाएगा, इनफाइनाइट। ये आंसर आ गया बच्चों। नेक्स्ट,
रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द सैटेलाइट टू एस्केप द अर्थ सरफेस टू द काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर ऑर्बिट जस्ट क्लोज टू अर्थ, यानी कि एस्केप वेलोसिटी में काइनेटिक एनर्जी निकालना है। काइनेटिक एनर्जी K1, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, हाफ mve²। तो एस्केप वेलोसिटी में v होता है √2gr, तो 2gr हो गया। और अब देखो, अब क्लोज टू द अर्थ, यहां पे अब ऑर्बिटिंग कराना है सरफेस के नजदीक, तो यहां ऑर्बिटल वेलोसिटी लेंगे VO²। ऑर्बिटल वेलोसिटी का मतलब gr हो जाएगा, है ना, gr हो जाएगा। तो अब यही इन्हीं का हमें रेशियो निकालना है, तो K1/K2 कर दो, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, mgr कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 2:1 आएगा बच्चों, 2:1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू आइडेंटिकल मेटल स्फीयर सेम मटेरियल ऑफ डेंसिटी d टचिंग ईच अदर, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो मास है, टच कर रहे हैं, है ना, रेडियस r है, तो इसकी रेडियस r, ये r है, तो न्यूटन्स ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लॉ का फॉर्मूला अप्लाई करो, तो ये हो जाएगा Gm1m2, दोनों का मास सेम है, तो Gm²/r² हो जाएगा 2r²। तो F आ जाएगा G, मास वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, 4/3πr³ इंटू डेंसिटी का होल स्क्वायर अपॉन 4r²। तो अब F आ जाएगा G 4 16/9 π²r⁶d² अपॉन 4r²। 4 4 ये हो गया, एक r² कैंसिल होके पावर 4 बच गया यहाँ पे, है ना। तो ये बच्चों कितना मिलेगा हम लोगों को, F = 4/9, 4/9 मिलेगा, G मिलेगा, π² मिलेगा, r⁴ मिलेगा, d² मिलेगा, बस इतना मिलेगा। कौन सा मिल रहा है, r⁴। तीसरा मिल रहा है कि चौथा मिल रहा है, 3 दूनी 6, 4 बचेगा, r⁴ कौन सा मैच कर रहा है बच्चों, पहला, फर्स्ट आंसर मैच कर रहा है ना, पहला देखो मैच कर रहा है, 4/9 G π² d², यही मैच कर रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन मून बिकॉज, देखो मून पर एटमॉस्फेयर इसलिए नहीं होता है क्योंकि वहां पर एक्चुअली में पार्टिकल की वेलोसिटी बहुत ही कम होती है, एस्केप वेलोसिटी गैस वाल लेसर देन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मून पर आरएमएस वेलोसिटी लगभग 5 के अबाउट होती है ना, और जो 5 का 2.5 आरएमएस वेलोसिटी मून पर होती है, और जो एस्केप वेलोसिटी होती है अबाउट 2.3 के अबाउट होती है। तो एस्केप वेलोसिटी जो मॉलिक्यूल की है बहुत कम होती है, तो वो मून के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाते हैं, होता ही नहीं ग्रेविटेशन। पर्सन सिटिंग आर्टिफिशियल सैटेलाइट और अर्थ हैविंग, देखो जब आर्टिफिशियल सैटेलाइट पे पर्सन बैठते हैं तो उनका नॉर्मल रिएक्शन 0 होता है, और नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा तो उनका वेट भी 0 उनको महसूस होगा, तो वेट 0 हो गया बच्चों, यहां पर वेट 0 आ गया, ठीक है। अब इसमें बताना है नेक्स्ट, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम फॉलोइंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ऑर्बिटल वेलोसिटी सैटेलाइट इंक्रीजेस, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √Gm/r। m हो गया मास ऑफ प्लेनेट, r रेडियस हो गई है, तो कह रहा ऑर्बिटल वेलोसिटी सैटेलाइट इंक्रीजेस, रेडियस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये इनकरेक्ट हो गया, यानी कि गलत हो गया। एस्केप वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल फ्रॉम सरफेस ऑफ अ डिपेंड्स ऑन स्पीड, एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला होता है √2Gm/r। तो स्पीड पे डिपेंड कहां करता है, नहीं करता, अर्थ के सरफेस से एस्केप वेलोसिटी फिक्स होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो 11.2 किलोमीटर अगर अर्थ के सरफेस वेलोसिटी दे देंगे तो एस्केप बन जाएगी, तो ये भी गलत हो गया। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट डज नॉट डिपेंड ऑन द रेडियस ऑफ ऑर्बिट, तो अब टाइम पीरियड रेडियस पे डिपेंड नहीं करता, ये तो गलत है, t² प्रोपोर्शनल टू r³ होता है, तो ये डज नॉट डिपेंड कर रहा, डिपेंड करता है, ये भी गलत है। ऑर्बिटल वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी स्क्वायर, ये सही है, यानी कि ये तीनों गलत हैं, तो आंसर 4 हो जाएगा,
फोर्थ आंसर आएगा क्योंकि तीनों गलत हैं। कह रहा है कि विच और फॉलोइंग इज आर नॉट रिलेवेंट स्टेटमेंट टू केपलर्स लॉ, कौन से स्टेटमेंट रिलेवेंट नहीं है ये हमें बताना है। केपलर सेकंड लॉ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंगुलर, ये भी सही है बेटा, इसमें कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम होता है जे कांस्टेंट, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड सन सर्कुलर, यही गलत है। अरे केपलर फर्स्ट लॉ क्या होता है, इलिप्टिकल होता है, सर्कुलर होता ही नहीं है, तो ये गलत हो गया। प्लैनेट सिचुएटेड लार्जर डिस्टेंस फ्रॉम सन टेक लॉन्गर टाइम, ये भी सही है। अगर t प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आर क्यूब, डिस्टेंस ज्यादा तो टाइम ज्यादा, तो यही गलत है, यानी कि सेकंड आंसर आएगा, सेकंड ऑप्शन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। फॉलोइंग द मैच कॉलम, मैच फॉलोइंग कॉलम। पोटेंशियल एनर्जी सैटेलाइट की क्या होती है, नेगेटिव। टोटल एनर्जी सैटेलाइट की क्या होती है, टोटल एनर्जी सैटेलाइट की भी वैसे नेगेटिव होती है ना। हाँ, बी का भी टोटल एनर्जी भी नेगेटिव होती है बच्चों। ठीक है, आगे काइनेटिक एनर्जी सैटेलाइट की क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, अभी पीछे क्वेश्चन में बताया था। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट पे क्या होती है, जीरो होती है। तो कौन सा ऑप्शन है, ए का सेकंड और बी का सेकंड, ए का सेकंड बी का सेकंड ये दिख रहा है, सी का फर्स्ट हो गया, डी का थर्ड, आंसर नंबर इसमें थर्ड आ गया। चलो, कह रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू सॉलिड स्फीयर वेरीज डिस्टेंस, यहां पर हमें निकालना है फील्ड की स्ट्रेंथ सॉलिड स्फीयर से कैसे वेरी करती है। इसका आंसर बच्चों ये होता है, एक्चुअली में जब सॉलिड स्फीयर होता है तो इंटेंसिटी का फार्मूला माइनस में होता है gm/r²। तो सॉलिड स्फीयर के जो अंदर होता है उसमें I प्रोपोर्शनल टू R होता है, सेंटर पर इंटेंसिटी जीरो होती है, तो हमें नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाना है, तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा और बाहर r² में ऐसे चला आएगा। तो पहला आंसर आएगा बच्चों इसका, फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर। इसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर का पोटेंशियल क्या होगा, हॉलो स्फीयर है तो अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, हॉलो पोटेंशियल भी नेगेटिव होता है, अंदर पोटेंशियल हमेशा क्या रहता है बच्चों, कांस्टेंट, कांस्टेंट रहता है, और बाहर भी पोटेंशियल 1/r होता है नेगेटिव में, तो इसका ग्राफ भी नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, ये कांस्टेंट होगा और ऐसे चला जाएगा। तो ये सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चों, सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद देखो, given below two statement, one labeled as assertion and the other labeled a reason, assertion reason, if earth suddenly stop rotating axis then value of assertion due to gravity will become same at the all places। बिल्कुल सही है। देखो ये g की वैल्यू होती है g-r(e⍵²), अगर रोटेशन बंद हो जाएगा तो ओमेगा जीरो हो जाएगा, तो g की वैल्यू हर जगह सेम हो जाएगी, तो ये सही है। वैल्यू ऑफ एसेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स अपॉन रोटेशन ऑफ अर्थ, बिल्कुल सही है, ये भी इसका एक्सप्लेनेशन है, वो डिपेंड करता है, तो यानी कि इसका पहले ही आंसर आएगा बच्चों, फर्स्ट। नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट और ड्यू टू मासेस प्लेस्ड एज कॉर्नर, यहां पे ये 2m मास है, m है, तो यहां पर इंटेंसिटी निकालना है, तो इसकी वजह से इंटेंसिटी टुवर्ड्स मास होती है, इसकी वजह से यहां इंटेंसिटी निकालेंगे ए की वजह से यहां पर, तो हो जाएगा g2m/r²। इसकी वजह से इंटेंसिटी टुवर्ड्स मास इधर होगी I, इसकी वजह से इंटेंसिटी इधर होगी I। अब देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये 30 डिग्री एंगल होगा, ये 60 हो जाएगा। अब इंटेंसिटी का देखो, अगर यहां पर ये 30 होगा तो ये भी 30 हो जाएगा, इंटेंसिटी का कंपोनेंट इधर करेंगे I cos 30 आएगा, और इधर हम करेंगे तो I cos 30 आएगा, इसका कंपोनेंट ये भी 30 होगा, फिर इसका कंपोनेंट इधर करेंगे, इसका इधर, तो I sin 30 आएगा, और इसका इधर करेंगे तो इसका भी इधर I sin 30 आएगा। ये I cos 30 इक्वल अपोजिट है, कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पर जो नीचे की तरफ आएगा ये कितना आएगा, देखो
ये नीचे की तरफ जो टोटल कंपोनेंट आएगा ये 2i sin 30 आएगा। sin 30 1/2 कैंसिल हो गया, i की वैल्यू हो जाएगी gm/r²। तो नीचे इंटेंसिटी टोटल आ गई gm/r², और ऊपर इंटेंसिटी कितनी आ गई 2gm/r²। तो नेट इंटेंसिटी क्या मिल गई I नेट, ऊपर वाली ज्यादा है 2gm/r² और माइनस gm/r², तो ये ज्यादा माइनस कम gm/r² आ गया। चूंकि ऊपर वाली ज्यादा है तो ये इंटेंसिटी की डायरेक्शन O से A हो जाएगी, O2A, gm/r² O2A, gm/r² O2A। ये बच्चों आंसर आ गया। तो बच्चों ये 35 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने CRT 16 का पेपर, जो कि नीट संजीवनी की टेस्ट सीरीज है। 1 डे 1 चैप्टर का टेस्ट होता है, ठीक। तो CRT 16 में फिजिक्स का जो टॉपिक है आज वो ग्रेविटेशन है। 1 to 35 क्वेश्चन हमारे साथ पंकज सर ने डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आपके साथ 36 to 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट है मून हैज नो एटमॉस्फेयर, सही बात है। एस्केप स्पीड एट अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, सही है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ मीडियम डिपेंडेंट, ना भाई मीडियम इंडिपेंडेंट फोर्स होता है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स, ये भी स्टेटमेंट सही है। आंसर हमारा तीसरा, ठीक। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है, अ प्रोजेक्टाइल ऑफ मास m इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ at an angle 60 degree from the vertical. The initial speed v0 is equal to √g_me/re. How high does the projectile rise? कितनी ऊपर प्रोजेक्टाइल राइज करेगा? नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस एंड द अर्थ रोटेशन। हमसे h पूछा गया है, h कितनी ऊपर ये राइज करेगा, ये वाली चीज, ठीक। तो ये हमारा है re रेडियस ऑफ अर्थ, ये हमारा पूरा आर मैक्स है। तो h इज इक्वल टू हो जाएगा आर मैक्स माइनस आर ई। अब ये आर मैक्स निकालना होगा हमें, ठीक। इक्वेशन बनाएंगे अब यहाँ पे। क्या क्या इक्वेशन लग जाएगी, एक तो एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन लगाएंगे, प्रोजेक्टाइल है अपने इनिशियल पॉइंट से, और जो ये टॉप पॉइंट होगा एक ये इनिशियल पॉइंट, और इसके अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन होगा। और दूसरी चीज जो लगेगी यहाँ पे इक्वेशन एक और लगेगी, वो लगेगी टोटल मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन। और इन दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आर मैक्स निकल के आएगा। उस आर मैक्स को जब हम आर ई से में माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये हाइट निकल के आएगी। चलो इक्वेशन बनाते हैं इसी के साथ। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए इक्वेशन बनाते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या बनेगी, इनिशियल पॉइंट पे बनेगी mv0, इसकी इनिशियल स्पीड थी, m मास था, इनटू साइन अल्फा से फेंका गया था, इज इक्वल टू हाईएस्ट पॉइंट पे क्या जाएगा mv स्पीड जो होगी उसकी इनटू r मैक्स। ये बनेगी आपकी पहली इक्वेशन, ठीक। इसी के साथ जब आप आएंगे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन पे, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की बात करेंगे, जब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस एनर्जी फाइनल। तो हाफ mv0 का स्क्वायर माइनस माइनस इस वजह से क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो माइनस में होगी, GME/r/e, ठीक। क्योंकि इस समय तो अभी क्या है आपकी सरफेस से हम फेंक रहे हैं, तो यहाँ पे ये आर ई के बराबर होगा। कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक। इज इक्वल टू फाइनल के लिए अगर हम जाएंगे, फाइनल के लिए अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगी, हाफ mv² माइनस GMEM अपॉन कहाँ पहुँच गया है वो r मैक्स में, ठीक। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं आपस में तो हमारे पास
आर मैक्स जो है, आर मैक्स जो है वो निकल के आएगा 3RE/2। कितना निकल के आएगा? 3RE/2। अब ये 3RE/2 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। 3RE/2 माइनस RE इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? RE/2 के बराबर, RE/2 के बराबर मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन ये आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ अ मैन ऑन अर्थ इज 70 ईयर्स। ठीक, अनदर प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम हैज द सेम मास एज आवर अर्थ, मास सेम है, मगर जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सन इज डबल दैट ऑफ अर्थ। मतलब ये आपका सन है, यहाँ से ये अर्थ की जो डिस्टेंस है आपकी वो r दी हुई है, तो ये जो सन है इससे जो दूसरा प्लैनेट आपका बोल रहा है, जो दूसरा प्लैनेट बोल रहा है उसकी डिस्टेंस 2r दी है। हमें मालूम है कि एक लॉ, जो थर्ड लॉ है टाइम पीरियड लॉ, उसमें होता है t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ के। हमें पता चल गया r1 और r2 का रेशियो पता है हमें, तो T2/T1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2r/r का होल क्यूब। यहाँ से हमारा निकल आएगा T2/T1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8/1। ठीक, T2 हमारा निकल आया 2√2 टाइम्स ऑफ T1। ठीक, एवरेज लाइफ स्पैन अगर प्लैनेट की हम बात करेंगे, एवरेज लाइफ स्पैन की अगर हम बात करेंगे तो वो कितना आ जाएगा? कितना था? 70 था हमारे अर्थ पे। ठीक, अपॉन T2 कर देंगे तो 2√2 टाइम्स। ठीक, तो कितना हो जाएगा ये सॉल्व करके? 24.135 और 35/1.41, तो ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट 24.7 ईयर्स, या फिर यहाँ पे 25 ईयर्स के बराबर, 25 ईयर्स के बराबर। तो ये सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? चलो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट ए is 9 times the acceleration due to gravity on planet B। मतलब GA is equal to 9 times of GB। ठीक, GA is equal to 9 times of GB के। ठीक, क्वेश्चन नंबर। ठीक, अब सुनो क्या पूछा उसने। A man jumps to a height of 2 meter on the earth surface of A, what is the height jumped by the same person on the planet B? हाइट बताना। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से इक्वेशन आती है v² इज इक्वल टू 2gh के बराबर। ठीक, तो h इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा v²/2g। यहाँ से हमें h और g के बीच में रिलेशन ये मिल रहा है, h इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू g। ठीक, तो HA/HB इज इक्वल टू GB/GA के बराबर हो जाएगा। HA हमारा 2 है, HB यहाँ पे ये आ जाएगा 1/9 ये आ जाएगा, तो HB इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा क्या? 2 × 9 इज इक्वल टू 18 मीटर। आंसर सेकेंड ऑप्शन। ठीक, ये हो गया हमारा सेकेंड ऑप्शन आंसर। बढ़ते हैं इसी के साथ दूसरे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? चलो भाई, हाँ, द चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी की वैल्यू में चेंज एट अ हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इज सेम एज एट द डेप्थ d बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब ये अर्थ का सरफेस है,
ठीक, ये रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक, बोल रहा है कि डी डेप्थ नीचे आने पे जो जी में वेरिएशन होता है वही वेरिएशन एच हाइट ऊपर जाने पे भी जी के में वेरिएशन के बराबर होता है। मतलब जी डैश एच इज इक्वल टू जी डैश डी के बराबर। जी डैश एच होता कितना है, जी में वेरिएशन हाइट पे जाने पे कितना होता है, जी इंटू 1 - 2 h अपॉन आर के बराबर होता है। और जब डेप्थ पे जाता है तो ये कितना होता है, जी इन 1 - d अपॉन आर। ठीक, दोनों इक्वल हैं, रख दो। जी 1 - 2h बाय आर इक्वल टू जी 1 - d बाय आर। ठीक, जी से जी हमारा कैंसिल हो जाएगा, जी से जी हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। और सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो 1 - 2h बाय आर, 1 - r से r चला जाएगा इधर, 1 से 1 ये गया और बचेगा हमारा d इज इक्वल टू 2h के बराबर। थर्ड ऑप्शन g इज इक्वल टू 2h के बराबर, थर्ड ऑप्शन। कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं इसी के साथ दूसरे अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारे पास है, टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासेस गो राउंड अ सर्किल ऑफ रेडियस आर अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल इज। ये सर्कुलर पार्ट में एक मास m ये है। ठीक, इक्वल मासेस mm है। यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी वो 2r के बराबर हो जाएगी क्योंकि रेडियस इसका r दे रखा है। ठीक, तो F ग्रेविटेशनल जो इस पे लग रहा होगा वो लग रहा होगा gm² बाय 2r का होल स्क्वायर, और जो F सेंट्रीपिटल यहाँ पे लग रहा होगा इनके बीच में वो लग रहा होगा mv² बाय r के बराबर, सॉरी 2r के बराबर। ठीक, अब देखो हाँ r के बराबर। ठीक, अब देखो दोनों बराबर होंगे इनके तो gm² अपॉन 4r² इज इक्वल टू mv² बाय r। तो एक r से एक r कैंसिल, एक m से एक m कैंसिल, बचेगा क्या हमारे पास v² इज इक्वल टू gm अपॉन r 4r। ठीक, तो v इज इक्वल टू हमारे पास बचेगा 1/2 अंडर रूट gm बाय r के बराबर। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 1/2 अंडर रूट gm बाय r। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है यहाँ पे, 10 particles are kept fixed on x-axis at points x is equal to 10 centimeter, 20 centimeter, 30 centimeter and 200 centimeter तक। The first particle has mass 1 into 10 raised power minus 13 kg, second particle ये, third particle ये, and so on। 10th particle का मास हमारे पास 1000 into 10 raised power minus 13 kg के बराबर है। Find the magnitude of the gravitational force acting on 1 kg mass placed at the origin। मान लेते हैं ये हमारा ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है, यहाँ पे 1 kg मास रखा हुआ है। 10 सेंटीमीटर के बाद हमारे पास 1 into 10 raised power minus 13 kg मास रखा है। अगले 10 सेंटीमीटर के पास हमारे पास यहाँ पे कितना 8 into 10 raised power minus 13 kg रखा हुआ है। अगले 10 सेंटीमीटर के बाद हमारे पास यहाँ 27 into 10 raised power minus 13 kg रखा हुआ है, एंड सो ऑन। आखिरी में 100 सेंटीमीटर के बाद हमारे पास यहाँ पे रखा हुआ है 1000 into 10 raised power minus 13 kg के बराबर। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये आपस में जो डिस्टेंस है वो r के बराबर है, आपस में डिस्टेंस r के बराबर, सब 10-10 सेंटीमीटर की दूरी पे है। ठीक, अगर ओरिजिन से देखेंगे तो ये 10 सेंटीमीटर पे, ये 20 सेंटीमीटर पे, ये 30 सेंटीमीटर पे और ये पूरा 100 सेंटीमीटर। ठीक, एफ नेट हमारे पास कितना लग रहा होगा, एफ नेट इज इक्वल टू हो जाएगा f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f10। ठीक, चलो अब इसको कैलकुलेट करते हैं और बताते हैं क्या।
एफ नेट इज इक्वल टू जी एम इंटू 1 × 10⁻⁻13 अपॉन आर का स्क्वायर प्लस जी एम अपॉन 2r का स्क्वायर इंटू 8 × 10⁻13 प्लस जी एम अपॉन 3r स्क्वायर इंटू 27 × 10⁻13 kg के बराबर। आखिरी में कितना, जी एम इंटू 1000 इंटू 10⁻13 अपॉन 10r का होल स्क्वायर बराबर। ठीक, बढ़ते हैं अगले पन्ने पे और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं और बताते हैं। तो हर एक में हमारे पास एफ नेट की बात कर रहे हैं तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर कॉमन है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर हमारे पास कॉमन आ रहा है और यहाँ से हमारे पास क्या निकल आएगा वो देखते हैं। 1 + 8/4 + 27/9 + 64/16 एंड सो ऑन। अगर यहाँ पे हम निकलेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1000/100, ये हमारे पास कॉमन आ जाएंगी चीज इंटू 10⁻⁻13। ठीक, ठीक, ये आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास g होता है 6.6 इंटू m1 है हमारे पास 10⁻⁻13 अपॉन r कितना हमारे पास यहाँ पे दे रखा है, r हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा कितना 10 सेंटीमीटर था तो इंटू 10⁻² होल स्क्वायर इंटू 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 यहाँ तक किया जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जितने नंबर ऑफ डिजिट इंटू 1 + 1 तो 10 इंटू 11 अपॉन 2 ये हो जाएगा इंटू 6.6 इंटू 10⁻⁻13 अब अच्छा इसका तो ये लिखेंगे इंटू 10⁻11 ये भी तो होगा इंटू 10⁻11 अपॉन 100 इंटू 10⁻4। ठीक, तो -13 -11 हो जाएगा माइनस का 24 और 24 और ये 4 गया तो 20। ठीक, ये 10 का एक जीरो यहाँ से ये कट जाएगा, ये 3.3 समथिंग और एक 10 का एक यहाँ से ये कट जाएगा। तो टोटल अगर हमारे पास यहाँ पे हम बात करें तो सॉरी ये तो ऐसे ही है टोटल अगर हम यहाँ पे हम बात करें तो समथिंग 3.3 इंटू 10⁻⁻20 अप्रोक्सीमेटली फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर आ रहा है। अप्रोक्सीमेशन में अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 42, फर्स्ट ऑप्शन आंसर आएगा। ठीक, बढ़ते हैं इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है देखते हैं, सॉरी हाँ अगला क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है ये। ठीक है, लेंदी है तो क्या हुआ, करना तो है ही है, लेंदी है तो क्या हुआ, करना तो है ही है। क्या लिखा है, 2 आइडेंटिकल यूनिफॉर्म रॉड्स ऑफ लेंथ L एंड मास M are placed along the same line so that their close ends are at a distance d apart as shown in the figure. Find the gravitational force of attraction between the rods. ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताना है दोनों रॉड्स के बीच में। ठीक, चलो पहले यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेंगे, थोड़ा सा जाएंगे तो E इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी एम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जी एम अपॉन एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस एल के बराबर।
ठीक, देखो कैसे, ये रॉड है, इसका एक छोटा सा मास हमने छोटी सी डिस्टेंस dx मान लिया, जो कि यहाँ से x डिस्टेंस दूर मान लेते हैं, और इसी का एक छोटा सा मास हम dm मान लेते हैं, जो कि dm हम लीनियर मास डेंसिटी से निकालेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू m बाय एल करके, m बाय एल इंटू डी एक्स करके। तो dm इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, dm इज इक्वल टू आ जाएगा m बाय एल इंटू डी एक्स। ठीक, अब सुनो, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो डी एफ इज इक्वल टू होता है ई इंटू डी एम के बराबर। तो यहाँ पे हम वैल्यूज रख देंगे इसकी, तो जी एम अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस एल इंटू डी एम की वैल्यू एम बाय एल इंटू डी एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी एम स्क्वायर अपॉन एल इंटू डी एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस एल, ये क्या डी एफ। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ और यहाँ पे ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, एल का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कुछ इक्वेशन हमारे पास इस तरीके से बन के आएगी, देखना ध्यान से। इक्वेशन जो हमारे पास यहाँ पे बन के आएगी तो वो आएगी डी एफ इज इक्वल टू, जो इक्वेशन पीछे आई थी उसको कॉपी कर लेते हैं, जी एम स्क्वायर अपॉन एल इंटू डी एक्स अपॉन एक्स टू एक्स प्लस एल के बराबर। अब यहाँ पे जब हम इसको ऊपर नीचे एल का मल्टीप्लाई कर लेंगे, अगर यहाँ पे हम ऊपर नीचे एल का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, सुनना, जी एम स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू, ये जो हमारे पास आएगा तो ये आएगा, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस एल के बराबर, क्या लिख सकते हैं 1 बाय एक्स अपॉन 1 बाय एक्स माइनस एल के बराबर इंटू डी एक्स। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा एल अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस एल। ठीक, अब इंटीग्रेट करते हैं तो f इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे आएगा क्या, डी एफ। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, देखो ये d डिस्टेंस है, ये d डिस्टेंस है, इसके पास वाली डिस्टेंस हमारी x, और यहाँ से ऊपर तक जाएगी तो d प्लस एल के बराबर, तो मतलब d से d प्लस एल तक हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और ये लिखेंगे जी एम स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू एल एन आ जाएगा यहाँ पे, एल एन एक्स अपॉन एक्स प्लस एल, एक्स अपॉन एक्स प्लस एल ब्रैकेट में। ठीक, कहाँ से कहाँ तक गया है इंटीग्रेशन, डी से डी प्लस एल तक। ठीक, जी एम स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर डी। ठीक, अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा f इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, और यहाँ पे वैल्यूज केवल पुट करनी है हमारे पास d प्लस एल, तो एल एन डी प्लस एल का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस एल के पास क्या आ जाएगा, d इंटू डी प्लस एल आ जाएगा, ये हमारे पास वैल्यूज आएंगी। अब इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, एल एन की जगह लॉग लगाते हैं, जी एम स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर लॉग बेस ई डी प्लस एल का होल स्क्वायर अपॉन डी इंटू डी प्लस एल, ये आंसर आना चाहिए। देखो जरा कौन सा ऑप्शन मिल रहा है हमारे पास, जी एम स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर लॉग बेस ई 2a। थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर मिल रहा है ये। लंबा क्वेश्चन है, नीट में आना मुश्किल के बराबर है,
नामुमकिन के बराबर है कि इस तरीके का क्वेश्चन हमारा आए डबल डिफरेंशिएशन में, ठीक है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। डायमेंशंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आर, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशंस हमारे पास क्या होती हैं, तो वो बताओ भैया क्या होती हैं। m-1 L³ 3t की पावर -2, सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अरे देख लो भाई, F इज इक्वल टू gm² होता है, तो यहाँ से देखो इसको कैलकुलेट करो। F का क्या होता है, ml²t-2, F इज इक्वल टू G इज इक्वल टू क्या हो गया, F(r²/m²), तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ml²t-2। ml_t-2, यहाँ पे l² अपॉन क्या m², यहाँ से ये कैंसिल होगा तो m-1 L³ t-2 आ जाएगा दूसरा ऑप्शन। ठीक, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। ड्यूरिंग मोशन ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम अ पेरीहीलियन टू एपीहीलियन, द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन ऑन इट इज, वर्क डन हमेशा निगेटिव होता है, वर्क डन हमेशा यहाँ पे निगेटिव होता है। ठीक, चल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट ऑफ ऑल गेव द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ जी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू सबसे पहले दी थी हमें कैवेंडिश ने, इससे पहले हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इसकी नहीं थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है। चलो, वैसे तो फिजिक्स में ज़्यादातर साइंटिस्ट पूछते नहीं हैं, लेकिन हाँ एक क्वेश्चन मैंने दे दिया। चलो, a uniform ring of mass small m and radius small r is placed directly above a uniform sphere of mass capital M and equal radius। ठीक है, दोनों का रेडियस इक्वल है, स्मॉल आर। ठीक है, द सेंटर ऑफ द रिंग इज डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ द स्फीयर, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, और डिस्टेंस जो इसके बीच में है वो √3r के बराबर है, √3r के बराबर है। अब यहाँ पे पूछा है, इन द फिगर कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्फीयर ऑन द रिंग, ये स्फीयर रिंग पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होगा, ये हमें बताना है। ठीक, चलो भाई बता देते हैं। क्या बोल रहा है कि क्या क्या उसने हमें दिया हुआ है, ये जो r हमें दे रखा है, ये √3r दे रखा है, ये हमें r दे रखा है, ये इसका भी रेडियस हमारे पास r दे रखा है। तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी ऑफ द स्फीयर, स्फीयर की जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वो कितनी होगी, F इज इक्वल टू वो कितनी होगी, gm इंटू स्मॉल m अपॉन कितना होगा, r² प्लस ये जितनी डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस है, √3r, कितनी है, √3r टू पावर 3/2। ठीक, अब देखो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, कैलकुलेट करके इसको कैलकुलेट करते हैं, कितना आ रहा है। एक मिनट, फिर से इसको करते हैं थोड़ा सा। क्या ग्रेविटेशनल फील्ड में दे रखी है यहाँ पे, ग्रेविटेशनल फील्ड हमें F' इज इक्वल टू कितनी दे रखी होगी, gm/r अपॉन r² प्लस a² की पावर 3/2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, ये फॉर्मूला होता है। अब इस पे हम क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे स्मॉल r की। क्या वैल्यू है यहाँ पे, वो देखो, a हमारा यहाँ पे रेडियस हमने लिया हुआ है। अब सुनो क्या होगा, gm √3r अपॉन √3r का होल स्क्वायर प्लस a²
इंटू 3/2। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना, ये हमारा कितना आ जाएगा, जो रेडियस हैं दोनों के वो ए और ए हैं, तो ये भी ए हो जाएगा, तो √3 GM, ठीक, अपॉन √3, तो ये 3a², ठीक, प्लस a²⁴/2, ठीक। अब इसको और सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, √3GMA/4a²⁴/2, ठीक। अब यहाँ पे देखो 4a²⁴/2, तो यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो 2³ × a³ और √3, तो इक्वल टू √3GMA/, अंडर रूट कर दिया हमने तो 2³ बचा इंटू a³ बचा, ठीक, और क्या बचा, ठीक, इतना ही बचा ना, हाँ। अब देखो और 2³ 8, √3GMA/8a³, a² था, एक ए कैंसिल हो जाएगा, तो √3GM/8a², ये आ जाएगा, ठीक। ये आ गया ग्रेविटेशनल फील्ड किसकी वजह से, स्फीयर की। अब फोर्स F जो एक्सर्ट कर रहा है ये स्फीयर इस रिंग पे, वो कितना होगा, तो F = F'(m) कितना हो जाएगा, F' कितना आया, √3GM इंटू ये वाला m/8a²। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है हमारे पास, सेकेंड ऑप्शन मिल रहा है, a को r कर सकते हो r², ठीक, ये ऑप्शन में मिल रहा है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ मास M, रेडियस R exerts a force F on a small mass m, इस स्मॉल मास m पे, situated at a distance of 2r from the center O, यहाँ से ये 2r पे situated है। A spherical portion of diameter R, एक spherical portion जो कि diameter 2r r के बराबर है, उसको कट कर दिया गया जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। The force of attraction between the remaining part of the sphere and the mass m will be, अब जो बचा हुआ मास है उसकी वजह से कितना फोर्स हमारे पास यहाँ लग रहा होगा वो बताना है, ठीक है भाई। अभी अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, F = G, कैपिटल M इसका मास है, स्मॉल m इसका मास है, अपॉन 2r का स्क्वायर है, तो ये 4r² के बराबर ये फोर्स अभी लग रहा होगा, ठीक। अब पूरे मास का जो पूरे स्फीयर का अगर हम यहाँ पे मास निकालेंगे तो वो हमें कितना आएगा, m = 4/3πr³ इंटू रो, ठीक। अब जब हमने यहाँ से स्मॉल m मास काट दिया है, मान लेते हैं कुछ m0 मास हमने यहाँ पे m मास से यहाँ से हमने काट दिया था, ठीक, कितना काटा था, स्फेरिकल पोर्शन ऑफ रेडियस एक डायमीटर r का हमने यहाँ से क्या किया था, मास काट दिया था, तो बचा हुआ मास हमारे पास यहाँ पे कितना होगा, m0, तो वो m0 कितना हो जाएगा हमारे पास 4/3πr/2
2 का होल क्यूब इंटू रो। कोई दिक्कत? तो एम नॉट हमारे पास यहाँ कितना आ जाएगा, r/2 इसका क्यूब, तो एम नॉट हमारे पास आ जाएगा m/8 के बराबर। तो अब जो ये बचा हुआ मास होगा स्फीयर का वो कितना हो जाएगा, m/8 के बराबर। ठीक, अब इनके बीच में जो ये इसका जो सेंटर ऑफ मास हो जाएगा और इसके बीच की जो डिस्टेंस बचेगी वो कितनी बचेगी, वो देख लो कितनी बचेगी। तो डिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास बचेगी, ये 2r ये था ऑलरेडी, ये 2r ऑलरेडी था, और ये कितनी जगह पे चला गया, r/2 पे उधर शिफ्ट हो गया। तो ये हमारे पास बचेगी डिस्टेंस d इज इक्वल टू, अब हमारे पास आ जाएगा 2r माइनस r/2 इज इक्वल टू 3r/2 के बराबर। तो अब जो नया फोर्स हमारे पास यहाँ पे लगेगा इनके बीच में, ये जो बचा हुआ मास था, बचा हुआ स्फीयर था और इस मास m के बीच में, वो हमारे पास कितना आएगा, F इज इक्वल टू g m नॉट इंटू m अपॉन ये d का स्क्वायर। ठीक, तो ये कितना बचा, gm/8 इंटू m अपॉन d कितना बचा, 3r/2 के बराबर, 3r/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, gm/8 9/4 और ये ऊपर जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे आएगा कितना, gm इंटू m अपॉन 4r² इंटू 2/9 इंटू 2/9। ठीक, तो अब जो ये फोर्स आ रहा है वो हमारा कितना, 2/9 टाइम्स ऑफ इनिशियल फोर्स आ रहा है, 2/9 टाइम्स ऑफ इनिशियल फोर्स आ रहा है। तो कितना बचा होगा, तो फाइनल फोर्स F इज इक्वल टू वो कितना बचा होगा हमारे पास, F माइनस F डैश इज इक्वल टू gm m अपॉन 4r² माइनस 2/9 gm m अपॉन 4r² इज इक्वल टू, ये बचेगा 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7/9, 7/9 टाइम्स ऑफ f, 7/9 टाइम्स ऑफ f। ये भी थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, लेकिन हाँ इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा सा ट्रिकी भी था। चलें बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज रिपल्सिव, नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं, कंजर्वेटिव, हाँ कंजर्वेटिव हो जाएगा आंसर। ठीक, बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास, बेस ऑन केपलर्स सेकंड लॉ, लॉज ऑफ एरिया इज, लॉ ऑफ एरिया हमारे पास होता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे बेस। किस पे होता है बेस, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे बेस होता है। तो ये था हमारा CRT 16 का डिस्कशन। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। ठीक, आपकी समस्याओं को ज़रूर सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, अगला पेपर हमारा होना है फिज़िक्स की। अगर मैं बात करूं तो फिज़िक्स का अगला पेपर हमारा होगा 2 फेब को जो फिज़िक्स का पेपर होने वाला है CRT 19, वो होगा आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स के ऊपर। तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।